गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप लोग? आई विल बी टीचिंग यू हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी फॉर दिस करंट ईयर। मेरा नाम है शंकर शर्मा, राइट। और आज हम शुरू करेंगे हिस्ट्री से, हिस्ट्री के सेकंड चैप्टर से। काफ़ी सारा वक्त लॉकडाउन के दौरान चला गया, जिसकी वजह से आपका जो पोर्शन है पूरा पीछे ही है ना। तो आप वीडियो को अच्छे से सुनते रहिए, आपको ये पूरा लेक्चर एकदम बहुत डिटेल में समझेगा। फाइन। और जो ये हिस्ट्री का जो चैप्टर्स इसमें दिए हुए हैं, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है, सही बताऊँ तो। क्योंकि इसके पीछे रीज़न ये है कि अब से आपके पहले जो भी लोग हिस्ट्री पढ़ते थे, मीन्स जो आपके सिलेबस के पहले जो था, उसमें ऐसा था कि जो हिस्ट्री थी वो ब्रिटिश के ज़माने की थी। बट आप बहुत लकी हो स्टूडेंट्स के आप लोगों को जो हिस्ट्री पढ़ने को मिल रही है वो है ब्रिटिश लोगों के जाने के बाद की। मतलब हम जो पढ़ेंगे इसमें जो दिया हुआ है आपके लिए सामने सामने, दैट इज़ इवेंट्स आफ्टर 1960। अभी क्या होता है स्टूडेंट्स, बहुत से लोगों को ना ये पता है कि इंडिपेंडेंस कब हुआ, 1947 बोल देते हैं लोग, 15 अगस्त। फाइन। जलियांवाला बाग कब हुआ, 1919 वगैरह वगैरह, सब लोगों को याद है। बट अगर मैं स्टूडेंट्स लोगों से पूछूं या कोई भी पूछता है बेसिकली आपसे कि 1960 से लेके 2000 जो साल है उस दौरान क्या हुआ, तो बहुत से लोग कुछ जवाब ही नहीं दे पाते। रीज़न ये है कि इतने जो जो 40 साल गुजरे, राइट। हम इसमें वैसे पढ़ने वाले हैं 1960 से लेके सन 2000 तक का, राइट। तो इन 40 सालों में इंडिया में क्या क्या हुआ है? जाहिर सी बात है, ऐसा तो नहीं कि कुछ नहीं हुआ है, बहुत कुछ हुआ है। बट क्या है ना, इसकी नॉलेज नहीं है। अभी हम किसी से पूछेंगे हु इज़ द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, सब जानते हैं। बट अगर हम पूछेंगे कि 1989 में प्रेसिडेंट कौन था, प्राइम मिनिस्टर कौन था, फाइन, तो बहुत से लोग जवाब ही नहीं दे पाते, क्योंकि उसके बारे में पढ़ा ही नहीं ना। वो जो हिस्ट्री है वहाँ तक कि उसके बाद लोगों ने उस चीज़ को देखा ही नहीं, राइट। सो स्टूडेंट्स, आप इस पूरे वीडियो को अच्छे से ध्यान से सुनिएगा, बहुत इंटरेस्टिंग है, राइट। हम धीरे धीरे इसको करेंगे और आपको ये बहुत ही आसानी से समझेगा। फाइन स्टूडेंट्स, तो मैं स्टार्ट करता हूँ। सो देखो यहाँ पे दिया हुआ है, इंडिया बिकेम इंडिपेंडेंस इन 1947 एज वी ऑल नो। इंडिया एक्सेप्टेड अ कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क इन 1950, है ना। जो हम रिपब्लिक डे मनाते हैं 26 जनवरी, ये 1950 के वजह से मनाते हैं। एंड बिकम अ sovereign democratic nation. The Indian society is multicultural and people of various languages, religions, ethnicities and caste live together, है ना। काफ़ी सारे अलग अलग भाषा, प्रजाति और अलग अलग कास्ट, अलग अलग रिलीजन के लोग एक साथ रहते हैं। ड्यू टू द इनिशियल पीरियड आफ्टर इंडिपेंडेंस, इंडिया नीडेड टू सॉल्व डिफरेंट इश्यूज ऑफ इकोनॉमिक, पॉलिटिकल एंड सोशल डेवलपमेंट। अब जब इंडिपेंडेंस मिला तो उस दौर में इंडिया को सबसे ज़्यादा ज़रूरी था कि कौन सी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करें, है ना। तो यहाँ पे देखिए, इकोनॉमिक प्रॉब्लम थी, पॉलिटिकल इश्यूज थे, सोशल डेवलपमेंट भी काफ़ी ज़रूरी था। द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ प्लानिंग कमीशन। तो उस दौर में हुआ क्या, इंडिपेंडेंस मिलने के बाद सब जानते हैं पहले प्राइम मिनिस्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू बने। एंड उन्होंने उस टाइम पे प्लानिंग कमीशन का स्टार्टिंग किया। प्लानिंग कमीशन का मतलब क्या होता है कि पहले प्लान करो, उसके बाद इंडिया में उस डेवलपमेंट को लेके आओ। क्या ना, बिना प्लानिंग के कोई डेवलपमेंट होता नहीं, बराबर। सो जो भी डिस्कस करेंगे प्लान में, जैसे कि 5-5 साल का रेशो पकड़ लेते हैं। अभी समझो आने वाले 5 साल में हमें क्या करना है, तो जो करना है उसको आज के आज ही डिसाइड करो और फिर धीरे धीरे उस पर वर्कआउट करो। देन सक्सेसफुल कंडक्ट ऑफ इलेक्शंस एंड फेथ इन डेमोक्रेटिक ट्रेडिशन मेड इट पॉसिबल। फिर हमारे कंट्री में इलेक्शंस होना शुरू हुए। 1951 में पहली बार इलेक्शन हुआ। At the same time, several social reforms, including policies and programs for the weaker section of society, were sought to be implemented. In the 1960s, in the decade of 1960, चलो यहाँ से शुरू करते हैं, अब इस साल में हुआ क्या।
Several events occurred which had a huge impact on the political situation in India. The region of Goa, Diu and Daman were freed from Portuguese rule and became parts of the Indian Federation. वैसे इंडिया को आज़ादी 1947 में मिली थी, बट जो गोवा है, आप जानते हैं गोवा स्टेट, 1960 में उसको आज़ादी मिली क्योंकि पोर्चुगीज़ का राज था वहाँ पे। आपको याद ही होगा, पूरे इंडिया पे ब्रिटिश का राज था, बट सिर्फ गोवा अकेला ऐसा था जहाँ पे पोर्चुगीज़ का राज था। The tension between India and China on the northern border, which had rising since 1950, और वैसे इंडिया और चाइना का भी इशू चल रहा था बॉर्डर को लेके 1950 से, जिसके वजह से 1962 में क्या हुआ, वॉर हुआ। दिस वॉर वॉज फॉट इन द रीजन ऑफ मैकमोहन लाइन, उस जगह का नाम था जिसकी वजह से लड़ाई हुई 1962 की। अनफॉर्चुनेटली हम वो वॉर हार गए थे। After India became independent, Prime Minister Pandit Jawaharlal Nehru led the country, and he was the architect of India foreign policy. फॉरेन पॉलिसी मतलब क्या, कि जो बाहर के लोग हैं, बाहर की कंट्री है, उसके साथ कैसे व्यवहार रखने हैं, कैसा बिजनेस डेवलपमेंट बढ़ाना है। His contribution to the social and economic development of India is significant. पंडित जवाहरलाल नेहरू passed away in 1964. 1964 में इनकी मृत्यु हो गई। फिर से देखते हैं, 1947 से लेके 1964 तक कौन रहे, पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो स्टूडेंट्स याद रखना है, पहले प्राइम मिनिस्टर कभी से लेके 1947 से लेके 1964 तक, बिकॉज उनकी मृत्यु हो गई, डेथ हो गई। सेकंड प्राइम मिनिस्टर हमारे देश के कौन बने, दिस नेम, लाल बहादुर शास्त्री। He succeeded him and became the next Prime Minister of India. During his tenure, India and Pakistan went to war over the Kashmir issue in 1965. देखो, तो वॉर भी साथ साथ में पढ़ना है स्टूडेंट्स। पहला वॉर हुआ 1962, किसके साथ, चाइना के साथ, बराबर। और दूसरा जो वॉर हुआ वो किसके साथ हुआ, पाकिस्तान के साथ, 1965 में। The Soviet Russia tried to mediate between the two countries. Lal Bahadur Shastri gave the slogan जय जवान जय किसान। जय जवान मतलब सोल्जर्स के लिए और जय किसान हमारे फार्मर के लिए, which highlighted the importance of Indian soldier and Indian farmer. Lal Bahadur Shastri breathed his last at Tashkent in 1966. तो चलिए पहले इसको देख लेते हैं, अब होता क्या है। ताशकेंट जो जगह है, जगह का नाम है, ये जगह है रशिया में। कहाँ है, रशिया। अनफॉर्चुनेटली 1966 में इनकी डेथ हो गई। मीन्स ये हमारे प्राइम मिनिस्टर बने सिर्फ खाली 3 साल के लिए, 1964 से लेकर 1966 तक, सेकंड प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। फाइन, ही वेंट टू रशिया और कुछ एग्रीमेंट्स पे इनको साइन करना था किसी बात को लेके, एंड वहाँ पे इन्हें अटैक आया। ये एक इनका एक आज भी मिस्ट्री बनी हुई है, राइट। तो 1966 में इनकी डेथ हो गई। अब 1966 मतलब अभी तक हमने 2 प्राइम मिनिस्टर देख लिए 1966 तक, बराबर है, राइट स्टूडेंट्स। सो 1964 से लेके 66 तक लाल बहादुर शास्त्री जी, ओके। सो नेक्स्ट वी हैव दिस, उनके बाद हमारे कंट्री में अगली जो प्राइम मिनिस्टर बनी वो पहली बार एक वुमेन थी, दैट इज इंदिरा गांधी। Indira Gandhi became the Prime Minister of India in 1966. Her decision-making ability was admirable. Her decision regarding the nationalization of banks and cancelling pension of princes had far-reaching effects. इन्होंने क्या किया, इन्होंने मतलब जो बैंक है इनको नेशनलाइज किया। नेशनलाइज मतलब क्या होता है कि कोई भी जगह पे जाके हम किसी भी ब्रांच से कैसा भी तरीके से व्यवहार कर सकते हैं। एंड साथ साथ में क्या बोला, जो भी उस ज़माने में राजा वगैरह थे, फाइन, उन सबको पेंशन वगैरह देना बंद, ये इनका एजेंडा था। देन उसके बाद क्या बोला गया, ड्यूरिंग हर टेन्योर पाकिस्तान रिजल्ट ऑपरेसिव पॉलिसी इन ईस्ट पाकिस्तान एंड अ बिग मूवमेंट देयर। अब पाकिस्तान में भी प्रॉब्लम ये थी कि वो चाहते थे कि जो ईस्ट पाकिस्तान है, राइट, ईस्ट पाकिस्तान ये डिमांड कर रहा था कि जो बांग्लादेश है, बांग्लादेश जिसको आज हम जानते हैं, वो हमें दे दो, मतलब पाकिस्तान को चाहिए। दिस मूवमेंट्स वर लेड बाय शेख मुजीबुर रहमान, ये उनकी तरफ से था।
मुक्ति बहिनी, द क्राइसिस इन द ईस्ट पाकिस्तान अफेक्टेड द इंडिया एज वेल बिकॉज द मिलियंस ऑफ रेफ्यूजीज कम टू इंडिया। उस टाइम पे काफ़ी सारे रेफ्यूजी मतलब क्या होता है, जो लोग अपने वतन से निकाले जाते हैं, भगाए जाते हैं किसी वजह से या डर की वजह से निकल के किसी और कंट्री में रहते हैं, उनको कहते हैं रेफ्यूजी। तो काफ़ी सारे लोग इंडिया में आ गए और हम लोगों ने उन्हें आने दिया। देन अभी तक ये कंटिन्यू है। सो स्टूडेंट्स, यहाँ से फिर से आपको फिर से बताऊंगा, 1966 से प्राइम मिनिस्टर ये बन चुकी है और इनके दौरान फाइन 1971 में एक वॉर हुआ, किसके साथ? इंडिया वर्सेस पाकिस्तान। 1971 war between India and Pakistan led to the creation of independent country and called that as a Bangladesh। लड़ाई इसके पीछे हुई थी, चलो बांग्लादेश बना के दे दिया, बांग्लादेश अलग हो गया। Role of Prime Minister Indira Gandhi's strong leadership was prominent in this issue as a part of Indian policy to use atomic energy for peaceful purpose। हमारे पास एटॉमिक पावर तो पहले से ही था, बट हम उसे पीसफुल पर्पस के लिए यूज़ करेंगे, लड़ाई के लिए नहीं करेंगे। India successfully carried out an underground test of an atomic device at Pokhran in Rajasthan in 1974। पोखरण राजस्थान में जो जगह है 1974 में, उस एटॉमिक बॉम्ब का टेस्ट हुआ। In 1975 the people of Sikkim voted for joining the Indian Republic। सिक्किम पहले हमारा नहीं था आज़ादी के बाद। सिक्किम ने डिमांड की कि हमें इंडिया का हिस्सा बना लो and became the full-fledged state in the Indian Federation। After this decade, the political situation in India grew unstable। अब 1970 चला गया, अब होता क्या है, थोड़ी पॉलिटिकल चीज़ें बढ़ती है हमारे देश में। फाइन, अब इसमें क्या हुआ, द इलाहाबाद हाई कोर्ट गेव द वर्डिक्ट इन 1974 दैट इंदिरा गांधी द then प्राइम मिनिस्टर हैड misused द गवर्नमेंट मशीनरी ड्यूरिंग द इलेक्शन कैंपेन। 1974 में इंदिरा गांधी पे आरोप लगा कि इन्होंने अपने प्राइम मिनिस्टर होने का गलत फ़ायदा उठाया है। इलेक्शन के दौरान ये लोगों के घर घर जाके आए, जो एक लिमिट होती है इलेक्शन के पहले कि आप प्रचार कर सकते हो, फिर उसके बाद वो भी नहीं कर सकते। ड्यूरिंग अ इलेक्शन कैंपेन इट लेड टू द नेशन वाइड स्ट्राइक एंड प्रोटेस्ट। ड्यूरिंग दिस पीरियड द सिचुएशन बिकेम मोर कॉम्प्लिकेटेड ड्यू टू द मूवमेंट लेड बाय जयप्रकाश नारायण। यस, अभी क्या होता है, एक जन प्राइम मिनिस्टर, तो जाहिर सी बात है कोई ना कोई तो उसके अपोजिट में आएगा। तो जयप्रकाश नारायण जो थे, उन्होंने इंदिरा गांधी को हराने के लिए ये सब किया। देन द सिचुएशन ऑफ लॉ एंड ऑर्डर इन कंट्री वर्सन एंड द गवर्नमेंट डिक्लेयर्ड अ स्टेट ऑफ नेशनल इमरजेंसी ऑन द बेसिस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन रिलेटिंग टू एमरजेंसी। हमारे देश में एमरजेंसी लागू हो गई थी। एमरजेंसी मतलब क्या, कि हमारे सारे डेमोक्रेटिक राइट्स, फंडामेंटल राइट्स छीन लिए गए थे उस टाइम पे। फाइन, मतलब कोई इंदिरा गांधी के बारे में कोई कुछ कहेगा नहीं, कोई भी ग्रुप बना के बात नहीं कर सकता, कोई भी किसी भी टाइप का कोई न्यूज़पेपर में लिख नहीं सकता, वगैरह वगैरह। तो मतलब करीब करीब 21 महीने तक वो इमरजेंसी लागू थी। ड्यूरिंग द टर्बुलेंट पीरियड द फंडामेंटल राइट्स ऑफ इंडियन सिटीजन वर सस्पेंडेड। ड्यू टू द इमरजेंसी द इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन बिकेम डिसिप्लिन बट द ह्यूमन राइट्स वर रिस्ट्रिक्टेड। ठीक है, हमारे देश में थोड़ा बदलाव आया, बट हमारे ह्यूमन राइट्स तो छीन लिए गए। The period of national emergency lasted from 1975 to 1977। So students, आपको याद ही होगा when she became a prime minister 1966 और 1975 में आके उन्होंने emergency का ऐलान किया। कब तक चला वो? 1977 तक चला। On the backdrop of the emergency, many opposition party came together and formed a party called जनता पार्टी। ओके, अब इस चीज़ को समझो। अब हुआ क्या, 1975 में जब इमरजेंसी लागू की, क्योंकि 1974 में उन पे इलाहाबाद हाई कोर्ट में जो मुकदमा चला, अब क्या है, मुकदमे में वो शायद हार भी सकती थी, पर वो प्राइम मिनिस्टर थी। सो व्हाट शी डन कि इन्होंने इमरजेंसी लागू करने से सारे जो मुकदमे थे वो होल्ड पे चले गए, है ना। और उन्होंने सारे जितने भी जो लोग उसके खिलाफ कहेंगे, इंदिरा गांधी के खिलाफ, उन सबको जेल में डाला जाएगा, ऐसा इमरजेंसी में लागू था। एंड उसी के बाद 1977 तक 2 साल लगभग ये चला, और उसके सामने जो अदर नेता थे, और भी जो नेता थे, उन सब लोगों ने क्या किया, एक ग्रुप बनाया और उस ग्रुप का नाम दिया जनता पार्टी, ताकि इंदिरा गांधी को हरा सके।
द पार्टी led by Indira Gandhi was roundly defeated by this newly formed जनता पार्टी, और यस यही हुआ, इलेक्शन हुआ 1977 में और उन्हें हारना पड़ा। सो 1966 से लेके 77 तक हमारी तीसरी प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी। देन हुआ क्या, मोरारजी देसाई became the prime minister, but under leadership of जनता पार्टी गवर्नमेंट couldn't last long due to internal difference। अभी मैंने आपको जस्ट बताया स्टूडेंट्स कि ग्रुप बनाया था इन्होंने हराने के लिए। अब ग्रुप तो बना लिया, लेकिन वो ये भूल गए कि इसमें से प्राइम मिनिस्टर जो बनेगा वो कैसे लीड करेगा। अब होता क्या है, मोरारजी देसाई हमारे फोर्थ प्राइम मिनिस्टर बन गए। कब बने ये, 1977 में बने। बट इनकी गवर्नमेंट ज़्यादा चली नहीं। बट दिस गवर्नमेंट was short-lived one. Elections were conducted once again in 1980. So he was prime minister for 1977 से लेके 1980 तक, बराबर। वापस से इलेक्शन हुए, कांग्रेस पार्टी केम अंडर द लीडरशिप ऑफ इंदिरा गांधी केम टू पावर अगेन, और वापस से 1980 में इंदिरा गांधी फिर से प्राइम मिनिस्टर बन गई, मतलब पांचवी प्राइम मिनिस्टर फिर से। तो पहली बार हिस्ट्री में ऐसा हुआ स्टूडेंट्स के एक वुमेन बनी, और बनी भी तो 2 बार बनी। ओके वैसे उन्हें आयरन लेडी के नाम से जाना जाता था। फाइन स्टूडेंट्स, सो इतना आप लोगों को ये समझ में आया 1960 के बाद से क्या क्या हुआ, राइट। आई होप सो कि आप लोगों को इतना तो ये डिटेल में समझ ही गया होगा। उसके बाद होता क्या, 1980 की बात आती है। ड्यूरिंग दिस डेकेड द इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम फेस्ड मैनी न्यू चैलेंजेस। द सिख इन द पंजाब डिमांडेड एन इंडिपेंडेंट स्टेट ऑफ खालिस्तान। चलो अब इसके बारे में पढ़ते हैं, हुआ क्या। पंजाब आप सब जानते हैं एक स्टेट है, बट इस पंजाब में रहने वाले कुछ सिख ऐसे थे जिनको पाकिस्तान के आतंकवादियों से हेल्प मिलती थी, और उन्होंने डिमांड की कि पंजाब के 2 टुकड़े करके एक खालिस्तान नाम से बना दो, और वो हमें दे दो, और इंडिपेंडेंट कर दो। और ये काफ़ी वायलेंट हो चुका था। पाकिस्तान had lent its support to his movement. The Indian government was sent to the Golden Temple at अमृतसर, और जो उसके खालिस्तान के जो मुखिया थे जरनैल सिंह बिंद्रान वाले, ही वॉज द मेन लीडर ऑफ दैट। वो गोल्डन टेम्पल जो अमृतसर में है वहाँ पे जाके इन्होंने शरण ले ली, छुप गए थे। इंदिरा गांधी ने पूरी आर्मी को आदेश दिया कि उन्हें घुस के पकड़ के मारना है, ताकि ये सब जो वायलेंट हो रहा है ख़त्म हो जाए, है ना। 1984 की बात है ये। To evict the terrorists who had allegedly taken shelter there, one of the bodyguard in Indira Gandhi personally security assassinated her. अब हुआ क्या था, इंदिरा गांधी ने तो ये गोल्डन टेम्पल में जाके सारे आर्मी वालों को ये आदेश दिया था कि उन्हें जाके मार दिया जाए। उन्होंने मार भी दिया, ठीक है। खालिस्तान का जो मेन लीडर था वो ख़त्म भी हो गया, और उनकी जो दहशत थी वो भी ख़त्म हो गई। लेकिन ये बात इंदिरा गांधी के बॉडीगार्ड को अच्छी नहीं लगी, और उसने क्या किया, 1984 में इंदिरा गांधी को गोली मार दी। सो शी डेड, पांचवी प्राइम मिनिस्टर 1984 में। ड्यूरिंग दिस पीरियड एन ऑर्गेनाइजेशन कॉल्ड यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ असम उल्फा कैरिड ऑन मूवमेंट, मेजर मूवमेंट इन नॉर्थ ईस्ट इंडिया। उनके बाद जो हमारे प्राइम मिनिस्टर बने छठवें, दैट इज़ राजीव गांधी, उनके बेटे। Fine, 1984 में he tried to make several reforms in the field of Indian economy and that of science and technology. He was very intelligent, और इन्होंने साइंस और टेक्नोलॉजी में काफ़ी सारे बदलाव लिए। फाइन, बट अगेन इनकी भी डेथ हुई, और इनको भी मारा गया। इसलिए मारा गया कि ये जो श्रीलंका आप जानते ही हैं इंडिया के जो साउथ की तरफ है, उसके साथ एक यूनाइटेड प्रमोट कर रहे थे कि लाइक श्रीलंका भी इंडिया के साथ जुड़ जाए। बट वहाँ की जो तमिल कम्युनिटी के जो ग्रुप है वो ये नहीं चाहता था। फाइन, उसका नाम था ग्रुप में, दैट इज़ ग्रुप का नाम था, वैसे आप टीवी पे देख सकते हो, गूगल पे देखते हो, लिट्टे। फाइन, एंड ही फेस्ड अ लॉट ऑफ क्रिटिसिज्म इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ करप्शन, और इन पे करप्शन का भी एक चार्ज लगा था, especially purchase of long range cannons from the foreign company called Buffers. Political corruption became the crucial issue in the general election that followed, and the Congress party was defeated. Yes, तो 1984 में तो ये बने। उसके बाद वापस से इलेक्शन हुए, एंड सेवरल पार्टीज फॉर्म्ड ए कोएलिशन कॉल्ड जनता दल, एंड विश्वनाथ प्रताप सिंह बिकेम द नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर। तो राजीव गांधी के बाद अगले प्राइम मिनिस्टर कौन बने, विश्वनाथ प्रताप सिंह।
फाइंड द पॉलिसी प्रोवाइडिंग रिजर्वेशन फॉर द अदर बैकवर्ड क्लासेस। ये ओबीसी का जो कंसेप्ट है ये इन्होंने शुरू किया अदर बैकवर्ड क्लासेस के लिए। ही कुड नॉट कंटिन्यू एज प्राइम मिनिस्टर ड्यू टू इंटरनल डिफरेंस। अगेन ये भी नहीं चला पाए सरकार को। इन 1990 चंद्रशेखर बिकेम द प्राइम मिनिस्टर। ये बने हमारे प्राइम मिनिस्टर 1990 में। फाइन। 8वें 7वें तो ये विश्वनाथ प्रताप सिंह। हिज गवर्नमेंट वॉज ऑल्सो शॉर्ट लिव्ड। 1991 में इलेक्शन कैंपेन हुआ। टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन लिट्टे आ गया नाम। एंड assassinated Rajiv Gandhi. Rajiv Gandhi was acquitted from Beaufort's case by court of 2004. इनकी हत्या कर दी गई 1991 में। And towards the end of the decade 1980, unrest in Jammu Kashmir had begun. So this problem grew serious day by day due to taken from the terrorism. The terrorist activity there forced the Kashmiri Pandit to leave the valley. Yes, means इंदिरा गांधी के बाद जो सरकारें बनी वो कुछ ही समय के लिए बनी, बिकॉज वो चला ही नहीं पा रहे थे। 2004 में कोर्ट ने उनके सारे करप्शन चार्जेस को खारिज किया, मतलब डिनाई कर दिया, मना कर दिया। बट फिर भी कश्मीर का जो इशू था उसमें जो कश्मीरी पंडित थे उनको भगाया गया। राइट स्टूडेंट्स, सो ये सब कुछ हुआ टिल द 1990s के ज़माने में, 1980s के ज़माने में। फाइन। इसके बाद जो हुआ वो हम डेफिनेटली इसके अगले सेशन में कंटिन्यू करेंगे स्टूडेंट्स। सो आई होप सो कि आप लोगों को ये इतना जो कंसेप्ट है ये पूरा एकदम डिटेल में समझ में आया होगा। फाइन। इफ़ यू हैव एनी काइंड ऑफ अ डाउट्स, आप कुछ भी क्वेश्चन पूछते हैं तो डेफिनेटली मैं आपके व्हाट्सएप ग्रुप में ही हूँ, आप मुझे क्वेश्चन करके पूछ सकते हैं। फाइन स्टूडेंट्स, टेक केयर।